हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस टेबल क्लास में, जहां मैं लेकर आया हूं आपके लिए केमिस्ट्री की एक बेहतरीन क्लास। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 विलियन। हर साल बच्चे डरे रहते हैं कि चैप्टर में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, तो डरने की टेंशन खत्म है। सिर्फ इतने प्रश्नों को तैयार करना, मोलरता मोललता जो भी हमारे हैं इन्हें तैयार करना। इसी में से 2 प्रश्न आपके पूछ लिए जाएंगे, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकली इन्हीं प्रश्न पर आधारित होंगे। आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 कि मोलरता किसे कहते हैं। एक होती है मोललता, एक होती है मोलरता। अब बात आती है मोलरता किसे कहते हैं। मोलरता एक पद है सांद्रता ज्ञात करने की विलयन के अंदर, कि विलयन के अंदर कितनी मात्रा में विलय उपस्थित है, किस यूनिट में उपस्थित है। तो अगर बात आती मोललता या मोलरता थी तो इसमें आता ग्राम प्रति ml या फिर लीटर। अगर बात आती है मोललता की तो इसमें आता ग्राम प्रति ग्राम, यानी कि विलय भी ग्राम में, विलायक भी ग्राम में, और इसके अंदर विलय ग्राम में और विलयन ml या फिर लीटर में। अब मोललता किसे कहते हैं कि मोललता या फिर मोलरता दोनों टर्म्स एक जैसी, सिर्फ एक अल्फाबेट का फर्क है, इसमें रे आता उसमें ले आता। मोलरता तो इतना याद रखियो, सिर्फ मोलरता के लिए आयतन आगा। परिभाषा क्या लिखेंगे, सिर्फ एक लाइन की परिभाषा, इसे याद करिए 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। अब मोल बराबर पढ़ रखा होगा क्या होता है मोल बराबर, कि मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। अब भार किसका होगा, विलय का, और अणुभार भी किसका होगा, विलय का। तो विलय का भार बटे अणुभार क्या होता है, ये मोल। अब इस परिभाषा के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला बनाएंगे जिस पर आधारित न्यूमेरिकल सिलेबस के अंदर दे रखे हैं। अब मोलरता को शो करते हैं कैपिटल M से, कि मोलरता बराबर क्या फॉर्मूला आएगा, विलय के मोल। जो परिभाषा ने हमसे बोला है कि किसी विलयन में उपस्थित या किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, विलय के मोल। विलय के मोल अब किस में उपस्थित होते हैं विलय के मोल, आयतन में। तो आयतन किस में आएगा, लीटर में। लेकिन जितने भी सिलेबस के अंदर न्यूमेरिकल दिए गए हैं सब में आयतन दिया गया है ml में। तो परिभाषा के अकॉर्डिंग किसी विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या या विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। विलय के मोल अपॉन आयतन लीटर में। अब मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, और भार को शो करते हैं W से अगर विलय है, और अणुभार को शो करते हैं M से। तो फॉर्मूला क्या बनकर आएगा कि मोललता बराबर भार को W से, अणुभार को M से। अब इसमें जो आता है आयतन लीटर में, लेकिन जितने भी न्यूमेरिकल दिए सभी दिए गए हैं ml में। तो उसको ml बनाने के लिए इस 1000 से यहां पर भाग देंगे, तो 1000 कहां पहुंचेगा ऊपर, और यहां पर आयतन पहुंचेगा आयतन ml में। बस 2 नंबर पक्के, इतना कर लियो, इतना भी याद में रहे। इस एक लाइन को लिखे फॉर्मूला लिखे W × 1000 अपॉन M × आयतन ml में। किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब बात आती है मोललता। क्या लग गया यहाँ पर, ले। क्या लग गया, ले। पहले क्या था, रे, मोलरता। अगर रे आगा आयतन, ले आगा किलोग्राम विलायक। अब 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोल, दोनों के अंदर कॉमन क्या है, मोलों की संख्या, चाहे वो मोलरता हो या फिर मोललता हो। अब यहां पर फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं कि मोललता बराबर मोललता ले विलय के मोल या विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोल। अब विलय के मोल वहां पर क्या था, आयतन लीटर में। सिर्फ डिफरेंस किस बात का है, अंतर सिर्फ एक लाइन का। वहां पता 1 लीटर आयतन में उपस्थित, यहां पर क्या है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित। तो काय में घुले रहेंगे विलय के मोल, विलायक में, और विलायक की मात्रा काय में दी जाएगी, किलोग्राम में, विलायक किलोग्राम में। बस इतना डिफरेंस है। अब पढ़ रखा है कि मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। तो मोललता को शो करते हैं स्मॉल m से। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, मोल बराबर भार बटे अणुभार, भार को शो करेंगे W से और अणुभार को शो करेंगे M से। अब किलोग्राम में ग्राम बनाओगे, इस 1000 से भाग दो, 1000 कहां पहुंचेगा ऊपर, 1000 इंटू, अब यहां क्या लिख देंगे, विलायक ग्राम में। इतना डिफरेंस है आयतन ml में। अब ये भी m, ये भी m, ये अणुभार है, ये मोललता। तो इस m को किससे शो कर देंगे, m डैश से, विलय का अणुभार। दोनों बात हो गई, मोलरता मोललता। डिफरेंस सिर्फ एक बात का,
आयतन लीटर में, विलायक किलोग्राम में। अब इसके बाद तीसरी टर्म्स आती है, इन तीनों में से एक से न्यूमेरिकल पूछा जाना है और एक की परिभाषा आनी है, चाहे वो मोलरता हो, मोललता हो या फिर मोल प्रभाज हो। नॉर्मलता अब नहीं पूछी जाती, सिलेबस से कट है। अब मोल प्रभाज दो नामों से जाना जाएगा, मोल प्रभाजा या अंशाय। अंश बोलते हैं एक भाग को, कि विलयन या विलायक का कोई एक भाग होगा। परिभाषा पढ़ेंगे, किसी विलयन में उपस्थित एक घटक के मोल। घटक किसे बोला? विलयन कभी भी बनेगा। विलयन के लिए क्या बात याद रखेंगे कि विलयन के लिए बात याद रखेंगे भी, विलयन हमेशा विलय और विलायक से बनता है। विलयन हमेशा विलय और विलायक से, कि विलयन किससे बनेगा? एक होगा विलय, सब बादलों की छांव में लिख लो इसे, कि विलय, और एक होगा इसके अंदर विलायक, बादलों की छांव में लिख लो। एक होगा विलयन के अंदर विलय, एक होगा विलायक। अब विलय किसे कहते हैं और विलायक किसे कहते हैं? विलयन में उपस्थित वह घटक जिसकी मात्रा कम हो, विलय कहलाएगा। विलयन में उपस्थित वह घटक जिसकी मात्रा अधिक हो, विलायक कहलाता है। यानी जिसकी मात्रा कम दी गई वो विलय, जिसकी मात्रा ज्यादा दी गई है वो विलायक है। तो एक घटक के मोल, बात इसमें मोल की चल रही, तथा उसी विलयन में उपस्थित दोनों घटकों के मोल के योग के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। अभी परिभाषा इतनी क्लियर नहीं हो रही होगी, अभी मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं, परिभाषा एकदम बेहतरीन वाली क्लियर हो जाएगी, कि मोल प्रभाज बराबर, कि मोल प्रभाज बराबर जो परिभाषा लिखी उस परिभाषा के अकॉर्डिंग हम एक फॉर्मूला बनाएंगे विलय विलायक का। मोल प्रभाज बराबर किसी विलयन में उपस्थित, कोई विलयन है भाई, विलयन उपस्थित एक घटक के मोल, यानी कि विलय के मोल, एन लिख दिया, तथा उसी विलयन में, क्या लिखा? तथा उसी विलयन में दोनों घटकों के मोल। दोनों घटक कौन होंगे? एक होगा विलय का मोल और एक होगा भाई विलायक का मोल। दोनों के मोल के योग को जोड़ दिया, के अनुपात को भाग दे दी, क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। अब हमने किसके लिए लिख दिया? ये विलय के लिए। किसके लिए हमने लिखा है? विलय के लिए। अब n किसको शो करता है? n शो करता है विलय के मोल को। अगर स्मॉल n है, अगर कैपिटल N है तो विलायक के मोल को। अब n क्या लिखेंगे भी बादलों की छांव में, कि n बराबर क्या होगा? n बराबर होगा विलय के मोल, विलय के मोल, और कैपिटल N बराबर क्या होगा? विलायक के मोल। और मैंने अभी बताया जिसकी मात्रा कम हो वो विलय के मोल और जिसकी मात्रा ज्यादा हो वो विलायक के मोल। और n बराबर क्या होता था? अभी लिखा, मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार, और मोल प्रभाज को शो कर देंगे x से। अगर विलय का लिखा तो मान लेंगे x1, और n बराबर क्या होगा? अगर विलय है तो W/m, यानी कि विलय का भार, विलय का अणु भार, फिर बटे, ये वाले बटे, फिर W/m, और फिर कैपिटल W। अब क्या है भाई? कैपिटल N है तो कैपिटल W/ कैपिटल M, जहां W विलय का भार, छोटा W, और बड़ा W विलायक का भार। उसी तरह से हम लिख सकते हैं विलायक के लिए, क्या लिखेंगे यहां पर? विलायक के लिए। अब विलायक के लिए फॉर्मूले में कितना चेंज आएगा भाई विलायक के लिए? कि सिर्फ अब इसके अंदर भी दोनों के मोल होंगे, विलय के भी और विलायक के भी। विलय के लिए, विलायक के लिए x2 बराबर मोल प्रभाज बराबर किसी विलयन उपस्थित एक घटक के मोल, यानी कि विलायक के मोल, तथा उसी विलयन उपस्थित दोनों घटकों के मोल, विलायक के मोल भी और विलय के मोल भी। के योग को योग लगा दिया, के अनुपात को अनुपात लगा दिया, क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। तो इसके बराबर क्या आ जाएगा? x2 बराबर कैपिटल W/ कैपिटल M, अगर स्मॉल है, कैपिटल N है तो फिर कैपिटल W/ कैपिटल N, कैपिटल W/ कैपिटल M। अब उसके बाद एक क्या है इसमें? विलय के मोल। विलय के मोल के लिए स्मॉल W/ स्मॉल m। क्लियर बात? कि किसी विलयन में उपस्थित क्या था? एक घटक के मोल, तथा उसी विलयन में उपस्थित दोनों घटकों के मोल, विलय और विलायक। विलयन हमेशा किससे मिलकर बनेगा? विलय और विलायक से। स्मॉल n क्या होगा? विलय के मोल, कैपिटल विलायक के मोल। ये था भी मोल प्रभाज। सांद्रता ज्ञात करने की बहुत अधिक विधि है चैप्टर के अंदर। मास प्रतिशत दे रखा है, यानी भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत दिया है, और आयतन मास प्रतिशत दिया है। अब उसके लिए सिर्फ 3 टॉपिक तैयार कर लियो, इंशाल्लाह एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वथनांक उन्नयन से आप से क्या तात्पर्य है और इसका मोललता से क्या संबंध है? मोललता हम पढ़ चुके। मोललता क्या थी? कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। क्या थी मोललता? मोललता थी ये 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित। अब हमें इसका संबंध बताना है क्वथनांक उन्नयन से। अब क्वथनांक उन्नयन से किस तरह से संबंध प्रदर्शित करता है? देखिए, क्वथनांक उन्नयन, विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर। अब क्वथनांक कहते किसे हैं?
बॉइलिंग पॉइंट। अब क्वेश्चन, कोई सॉलिड होता है, सॉलिड से क्या बनता, सॉलिड से बनता अभी लिक्विड, सभी को पता, सॉलिड ठोस लिक्विड तरल। अब लिक्विड से क्या बन जाती है, गैस बन जाती है। ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है कि सॉलिड से लिक्विड का बनना, गैस का बनना। अगर कोई सॉलिड से लिक्विड बना है तो कोई ठोस चीज थी, ठोस से वो पिघली, पिघली जब कोई चीज बोलती पिघली तो उसे क्या बोलते हैं, मेल्ट होना। तो क्या बोल देंगे इसे, मेल्टिंग। और जब वो चीज पिघल गई, फिर जब उसे हीट करते रहेंगे तो क्या होगी, वो उबल गई। जब पानी को हीट करते रहो पानी उबलेगा, उबल के क्या बना लेगा, वाष्प बना लेगा। तो उसे क्या बोलेंगे, बॉइलिंग, जिसके लिए क्या आया है यही क्वेथनांक, बॉइलिंग। लेकिन कुछ प्रोसेस ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट हो जाती है। कभी कभी क्या देखा होगा कि डायरेक्ट गैस से क्या बन जाता, डायरेक्ट गैस से बन जाता लिक्विड, यानी गैस से क्या बन जाती, तरल। और जब गैस से डायरेक्ट तरल बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, या फिर हिंदी में क्या कह देंगे, संघनित्र। अब कभी कभी एक प्रोसेस और अप्लाई होती है, जो बारिश का होना है, जो बारिश का होना है इसी प्रोसेस के थ्रू होता, कंडेंसेशन के थ्रू। संघनन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, संघनन। लेकिन कभी कभी डायरेक्टली सॉलिड चेंज हो जाते हैं गैस के अंदर, जिसे बोलते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। कोई भी एग्जाम्पल लिया, कपूर जलाया, कपूर डायरेक्ट टाइम में चेंज होगा, वाष्प में आयोडीन ले ली, नौसादन ले ली। बारिश का होना कंडेंसेशन में निर्भर करता है संघनन पर, जब गैस डायरेक्टली काय में चेंज हो, लिक्विड के अंदर। अब बात आती है कि ये किसे कहते हैं, क्वेथनांक उन्नयन। तो क्वेथनांक उन्नयन किस पे डिपेंड करता है, क्वेथनांक उन्नयन डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट पर। अब विलयन और विलायक के क्वेथनांकों का अंतर, दोनों का अंतर एक दूसरे में डिफरेंस कर लो, उसे क्या बोलते हैं, क्वेथनांक उन्नयन कहते हैं। अब क्वेथनांक उन्नयन के लिए फॉर्मूला बनेगा आगे भी, क्वेथनांक उन्नयन बराबर एक विलयन का क्वेथनांक होगा और एक विलायक का क्वेथनांक होगा, विलयन और विलायक का क्वेथनांक। अब दोनों के अंतर को ही क्वेथनांक उन्नयन कहते हैं। मोललता के साथ क्या संबंध है, मोललता के साथ संबंध प्रदर्शित करता है क्वेथनांक उन्नयन स्थिरांक भी। अब क्वेथनांक उन्नयन को शो कर देते हैं डेल्टा टीबी से। टी टेम्परेचर और बी टी किसके लिए लिया गया है, टेम्परेचर के लिए। बी क्या लिया, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वेथनांक उन्नयन, क्वेथनांक को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। टीबी बराबर किस किस के क्वेथनांक, एक होगा विलायक का क्वेथनांक, विलायक का क्वेथनांक यानी कि T1 कर देंगे, एक होगा विलयन का क्वेथनांक, इसे T2 कर देंगे। और इन दोनों का ही अंतर क्या कहलाता, क्वेथनांक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। अब मोललता के साथ संबंधित किस प्रकार प्रदर्शित करता है कि डेल्टा टीबी बराबर, डेल्टा टीबी क्वेथनांक उन्नयन स्थिरांक के लिए क्या आता है, केबी, और मोललता के लिए क्या आ जाता है, स्मॉल एम। अब ये चीज ही पता होगी कि मोललता का फॉर्मूला स्मॉल एम बराबर क्या था भाई, कि W इंटू 1000, 1000 विलय के मोलों की संख्या अपॉन m इंटू विलायक का भार। इसे ना लिख के इसे लिख दो, विलायक का भार। और विलायक के भार को शो कर देते हैं भाई बड़े W से। तो ये किसी भी संबंध है, क्वेथनांक उन्नयन और मोललता के भी संबंधित प्रदर्शित करने में कौन सहायता करता है, क्वेथनांक उन्नयन स्थिरांक। मोललता बराबर विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। उसके बाद तनु विलयन के लिए राउल्ट का नियम सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर, राउल्ट का नियम। केमिस्ट्री में बहुत कम नियम है, 12th क्लास में हेनरी का नियम है पहले चैप्टर में, राउल्ट का नियम है, और सेकंड चैप्टर में कोलराउश का नियम है। इन 3 नियमों में से एक नियम पूछ लिया जाता है, मोस्टली राउल्ट का या फिर कोलराउश का। अब राउल्ट ने क्या बात बताई, राउल्ट ने देखा कि कोई अवाष्पशील पदार्थ है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, और उसका जो मोल प्रभाज है वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बराबर है। अवाष्पशील पदार्थ का वाष्प दाब मोल प्रभाज के बराबर होता, मोल प्रभाज जिसका विलय का। अब आपेक्षिक अवनमन का जो वाष्प दाब है उसको शो करते हैं P0 माइनस PS अपॉन P0। अब विलय का जो मोल प्रभाज था अभी पढ़ा था, विलय के मोल प्रभाज के लिए स्मॉल n प्लस कैपिटल N, किसी विलयन में उपस्थित एक घटक के मोल तथा उसी विलयन में उपस्थित दोनों घटकों के मोल, विलय के भी और विलायक को मोल प्रभाज कहते हैं। अब ये किसके बराबर होता है, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ये आता है P0 माइनस PS। अब बात आती है कि इसमें P0 क्या है भाई, कि बात आती है P0, तो P0 के लिए क्या याद रखेंगे कि P0 वाष्प दाब होगा विलायक का, क्या लिख देंगे, विलायक का
वाष्प दाब। अब एस लगा हुआ है दूसरे वाले में, तो बोले एस किस लिए लगा, एस सॉल्यूशन, विलियन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो पी एस क्या होगा, विलियन का वाष्प दाब, विलियन का वाष्प दाब। उसके बाद अब इधर जितनी भी टर्म्स दी गई हैं उन सब का मालूम है, एन विलय के मोल, क्या आता है भाई, एन विलय के मोल, और मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणु भार, विलय के मोल, और नीचे ये भी विलय के मोल, ये क्या हो जाएंगे भाई, विलायक के मोल, विलायक के मोल। अब उसके बाद इस राउल्ट के नियम पर आधारित बहुत सारे न्यूमेरिकल दे रखे हैं। अब जितने भी न्यूमेरिकल है फॉर्मूला यही लगेगा, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस, इस न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले पर आधारित होंगे। W स्मॉल w इंटू कैपिटल M, स्मॉल w इंटू कैपिटल M, और नीचे कैपिटल W इंटू स्मॉल m। अब W क्या होगा, अगर कोई छोटा W आया तो उसे क्या लिख देंगे भाई, विलय का भार, विलय का भार, विलय का भार, और कैपिटल M है तो विलायक का अणुभार, अणुभार हमेशा M से शो होगा, और विलय और विलायक पर निर्भर करेंगे, विलायक का अणुभार। और वैसे ही नीचे क्या क्या है, नीचे दो टर्म्स है, एक क्या है भाई, एक है कैपिटल W, कैपिटल W किसका भार होगा, विलायक का भार, और एक होगा स्मॉल m, विलायक का भार कैपिटल W, और स्मॉल m, स्मॉल m प्रदर्शित करेगा विलय के अणुभार को। अणुभार मोस्टली न्यूमेरिकल में लिखे दिए जाते हैं, बस हमें जोड़ना होता विलय का अणुभार। ये था भाई राउल्ट का नियम। क्या बताया राउल्ट ने, कि किसी विलयन का, राउल्ट अवाष्पशील विलय पदार्थ को विलयन के लिए वाष्प, इतना याद रखना केवल यहां से यहां तक, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन मोल परिभाष के बराबर होता है। 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, सिर्फ एक ये फॉर्मूला लिखे ही हो। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस। पी नोट किसके बराबर होता है, विलय के मोल परिभाष, विलय के लिए 2 जगह स्मॉल एन, एक जगह कैपिटल एन। अगर विलायक होता तो 2 जगह कैपिटल एन और एक जगह स्मॉल एन। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन है इंपोर्टेंट, सिर्फ वही क्वेश्चन लेके आए जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है इस चैप्टर में। सिर्फ ये 7-8 क्वेश्चन पढ़ लियो, इनसे पूरे चैप्टर का काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या, परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। परासरण दाब, अब परासरण दाब क्या, कोई परासरण क्रिया चल रही है, एक होता परासरण, एक होता विसरण। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विलय के जब अणु गति करते हैं, यानी कि यहाँ पर अधिक सांद्रता है भाई, किसी भी विलयन की अधिक सांद्रता है, और ये अपने आप गति कर रहे हैं कम सांद्रता की ओर। अगर ये प्रोसेस चल रही है कहीं पर भी कम सांद्रता की ओर अगर जा रहे हैं तो उसे बोलेंगे भाई विसरण। क्या बोलेंगे उस प्रोसेस को, विसरण। वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, विसरण। अगर यही प्रक्रिया के बीच में हम क्या काम कर दें, इसी प्रक्रिया के बीच में हम कोई झिल्ली लगा दें, कोई पाइप लगा दें, जिसे हम बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या बोलते हैं उसको, अर्धपारगम्य झिल्ली, और फिर भी ये प्रक्रिया चलती रहे तो उसे बोलते हैं परासरण। अब बात आती, ना तो हमें परासरण दिया गया और नहीं हमें विसरण दिया गया, हमें दिया गया है परासरण दाब। तो परासरण क्रिया को रोकने के लिए जितना विलयन पर बाह्य दाब लगाया जाए परासरण दाब कहलाता है। दोबारा, परासरण, इसे छोड़ो, परासरण क्रिया को रोकने के लिए जितना विलयन पर बाह्य दाब लगाया जाए उसको परासरण दाब कहते हैं। अब परासरण क्या होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विलय के अणु चले जाते हैं अपने आप, किसको पार करके, अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके। विसरण भी यही होता, बस विसरण के अंदर ये अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं होगी। अब पढ़ लो इसे, किसी विलयन का परासरण दाब उस बाह्य दाब के बराबर माना जाएगा। वही बात आ गई, उस बाह्य दाब के बराबर माना जाएगा जो जिसे विलयन पर आरोपित करने पर, जो विलयन पर आरोप लगाया जाए, विलयन पर आरोपित करने पर परासरण क्रिया को रोका जाए, परासरण क्रिया रुक जाए। बहरहाल मतलब क्या है कि बाहर से ऐसा दाब लगाया जाए जिससे परासरण क्रिया रुक जाए, वो क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। अब परासरण दाब क्या संबंध प्रदर्शित करता है अणुभार के साथ। आगे पूछा गया कि परासरण दाब और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। अब संबंध स्थापित करने के लिए 2 साइंटिस्ट आए, एक थे बायल, एक थे चार्ल्स। दोनों ने अपने अपने नियम दिए, कुछ ने टेम्परेचर को कांस्टेंट माना, तापमान को, एक ने आयतन को कांस्टेंट माना। सबसे पहले बात आती है चार्ल्स की। चार्ल्स ने क्या बोला, चार्ल्स वांट हाफ के अनुसार चार्ल्स कहते हैं अगर हम स्थिर तापमान रखें,
तो किसी विलयन का जो परासरण दाब होगा उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कंडीशन अप्लाई करो। कंडीशन क्या अप्लाई करोगे? जब क्या हो? जब स्थिर तापमान हो। ये बात किसने बताई थी? चार्ल्स ने। स्थिर तापमान पर कि किसी विलयन का परासरण दाब उसके आयतन पर, उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता। अगर इतनी भी बात ध्यान में रखें तो एक बात और याद रख लियो कि किसी विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। सी होती है सांद्रता, और बादलों की छांव में एक बात लिख लियो, सी बराबर होता है N/V, और V सभी को पता है, विलय के मोल स्मॉल आया, और ये V आयतन, N विलय के मोल, V आयतन, यानी कि W/M/V, V ऊपर चला जाएगा। अब C सांद्रता, ये बात बताई चार्ल्स ने। दूसरे साइंटिस्ट ने क्या माना, जिनका नाम था बायल। एक मिनट, यहां के लिखेंगे भाई, यहां लिखेंगे बायल। ये बात किसने बताई थी? बायल ने। अब दूसरा जो नियम दिया था वो दिया था चार्ल्स ने। अब चार्ल्स ने क्या माना? चार्ल्स ने माना कि चार्ल्स वांट हाफ नियम, ये चार्ल्स वांट हाफ के अनुसार अब उन्होंने स्थिर क्या किया? तापमान। अब इन्होंने स्थिर क्या कर दिया? आयतन। बात पलट दी बिल्कुल उनकी। अब इन्होंने बोला कि स्थिर आयतन पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके तापमान के समानुपाती होता। तापमान क्या होता है? T। कंडीशन क्या अप्लाई की? कि स्थिर रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए आयतन, स्थिर आयतन। अब दोनों ने अपने अपने नियम दे दिए। अब जब दोनों नियमों को एक साथ मिलाया गया, किसके को? बायल के को। किसके व्युत्क्रमानुपाती? आयतन के। किसके समानुपाती? सांद्रता के। अब जब दोनों नियम को मिलाया गया, बायल और चार्ल्स दोनों के, किनके अनुसार? बायल और चार्ल्स नियम अनुसार, दोनों में वांट हाफ लगा हुआ, चार्ल्स वांट हाफ नियम अनुसार। तो दोनों के नियम क्या क्या थे भाई? एक ने बोला था कि स्थिर तापमान पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वो लिख दिया 1/V। अब दूसरे ने क्या बात बोली कि P समानुपाती होता है T के। इसे कर दिया हमने समीकरण नंबर 2। अब दोनों ही P के समानुपाती या फिर व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। अब जब दोनों इस कंडीशन में थी तो हमने दोनों नियमों को एक साथ मिलाया, तो नियम बनकर आया कि P समानुपाती T/V। V नीचे रहने दिया। अब V इधर ले गए तो PV समानुपाती T के, और जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक वैल्यू आती है, हम बोलते हैं नियतांक। PV बराबर यहाँ पर क्या आ गया? ST। कुछ किताबों में RT भी दिया गया। तो बादलों की छांव में लिख लो भाई, S क्या होता है? S होता है विलयन स्थिरांक, विलयन स्थिरांक। विलयन स्थिरांक, इसकी अपनी वैल्यू भी होती विलयन स्थिरांक की, जिसको ये अप्लाई करता सभी न्यूमेरिकल्स के अंदर के 0.0821, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब समीकरण ये बन गया है। और यदि उसके अंदर क्या हो? मोल हो, विलय विलायक के। यदि मोलों की संख्या स्मॉल n हो, विलय के मोल हो, तो समीकरण क्या बन के आएगी कि PV बराबर NST। और यही क्या है? दोनों नियमों को मिलाकर बनाई गई वांट हाफ समीकरण। P परासरण दाब, V आयतन। P क्या होगा? परासरण दाब। कुछ किताबों में पाई से शो किया गया है इसे परासरण दाब। V क्या होगा? V बोलो भाई आयतन होगा, जितने में घोला जाएगा विलय। और N बराबर तो पता ही है W/M। ये क्या होगा? विलय के मोल होगा। और S तो अभी लिखा, विलय के मोल। S क्या है? विलयन नियतांक, विलयन स्थिरांक। और T क्या है? टेम्परेचर, तापमान। तो ये दोनों नियमों को मिलाकर किसके बीच संबंध बताया गया? परासरण दाब और विलय के अणुभार के बीच संबंध बताया गया कि PV बराबर NST। उसके बाद इस चैप्टर में एक नियम और है भाई, हेनरी का नियम। बड़ा अच्छा नियम है, अप्लाई होता दैनिक जीवन में। किस तरह अप्लाई होता? कि हम जितना किसी पर दाब लगाएं उतनी गैस की मात्रा घुलती है। अगर स्थिर ताप है, देखो स्थिर ताप पर किसी विलायक के द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा दाब के समानुपाती, यानी जितना हम दाब लगाएंगे उतनी गैस की मात्रा घुलेगी। किस तरह से? कि W समानुपाती P के। P क्या होगा? परासरण दाब। W क्या होगा? घुली गैस की मात्रा। जितना हम प्रेशर लगाएंगे उतनी ज़्यादा जल्दी उस विली के इनके अंदर गैस घुल जाएगी। जैसे कि सोडा वाटर, जैसे सोडा वाटर के अंदर क्या होगा?
कोई भी वाटर होगा, लिक्विड फॉर्म होगी, उस पर हम जितना प्रेशर लगाएंगे इतनी जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुल जाएगी उस विलयन के अंदर। तो W गैस की मात्रा, P परासरण दाब। और यदि यही चीज पूछ ली जाए मोल अंश की फॉर्म में, यदि मोल अंश या मोल प्रभाज, तो फॉर्मूला हो जाता है। अब एक चीज और याद रखेंगे, अगर समानुपाती का चिन्ह हटाए थे कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को क्या बोल देते हैं, हेनरी कांस्टेंट। तो ये आ जाएगा W/P = KH। H क्यों लगाया, हेनरी के लिए। अब फॉर्मूला P बराबर हेनरी के लिए KH, और यहाँ के लिख देंगे मोल अंश या मोल प्रभाज, और मोल अंश या मोल प्रभाज को शो कर देते हैं X से X1। अब इसके उपयोगी पूछ ले जाती है पेपर में, क्या है उपयोग है, तो मृदु पेय पदार्थ, देखो अभी बात बताई थी कि CO2 घोली जाती है किसी भी विलयन के अंदर, कास्टिक सोडा। विलयन के बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर सील किया जाता है, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह आती है सबको बहुत प्रेशर के साथ बंद किया जाता है, किसका दाब लगाकर, इस CO2 का दाब लगाकर। दूसरा पॉइंट क्या, फेफड़ों में जो रक्त का आदान, फेफड़ों में रक्त जो होता है उसमें C2 और O2 का आदान प्रदान निर्भर करता है हेनरी के नियम। जितना हम प्रेशर लगाएंगे इतनी ऑक्सीजन अंदर को जाती है, तो जितना दाब बढ़ाते हैं उतनी गैस की मात्रा घुलेगी जाकर किसके अंदर, रक्त के अंदर, रुधिर के अंदर। ये हेनरी का नियम था, राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम। एक अगला नियम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, मोलर उन्नयन स्थिरांक। दो वर्ड है, एक है मोलर, एक है मोलल। पहले हम क्या पढ़ेंगे अभी, मोलर उन्नयन स्थिरांक। इन दोनों स्थिरांकों को प्रयोग करते हुए विलय के आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने का अलग अलग सूत्र लिखे। दोनों का अलग अलग सूत्र आएगा, मोलर का और मोलल का। अब पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, मोलल। किसी विलायक के 1000 ग्राम में 1 मोल विलय होने पर क्वथनांक में जितनी क्वथनांक में वृद्धि होगी, घोलने पर मोल स्थिरांक कहते हैं। इसको डेल्टा KB से किससे शो करते हैं, डेल्टा। अभी एक संबंध लिखा था कि संबंध होता है डेल्टा TB बराबर, डेल्टा TB क्या होता है, क्वथनांक उन्नयन। याद रखेंगे, KB होगा मोलल उन्नयन स्थिरांक और TB होगा खाली क्वथनांक उन्नयन। किसके बराबर होता, KB। KB क्या हो गया भाई, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, और M क्या होती है यहाँ पर, मोललता। क्या क्या, M क्या होगी भाई, मोललता, और मोललता किसके बराबर होती, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। और KB क्या है, KB यही है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। और डेल्टा TB क्या लिख देंगे, सिर्फ क्वथनांक उन्नयन। अब क्वथनांक उन्नयन किसे कहा गया था, विलायक और विलयन के अंतर के क्वथनांकों को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। अब इनके बीच में संबंध पूछा जाएगा, तो संबंध क्या बनकर आता है कि अणु भार के लिए M और 1000 दिया गया है, और इंटू KB क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक इंटू स्मॉल w। स्मॉल w क्या होगा, छोटा w विलय का भार, अपॉन डेल्टा TB क्वथनांक उन्नयन इंटू बड़ा W। बड़ा W क्या होगा, विलायक का भार। अगर बात कही जाए तो W और ये M कहाँ से आए गए, मोललता से। मोललता बादलों की छांव में लिख लो। मोललता बराबर फॉर्मूला क्या था कि M बराबर W इंटू 1000 अपॉन M इंटू और विलायक के भार को बड़े W से। यहीं से फॉर्मूला लिया गया। मोललता को हटा के लिख दिया, 1000 है, बड़ा W है, छोटा W है, मोलल, और अणु भार के लिए क्या है भाई, M किसके बराबर होता है, मोललता के बराबर। और वैसे ही क्या दिया गया अभी, पहले था मोलल, अब क्या है मोलर। विलायक के 1000 ml, बस डिफरेंस कितना, डिफरेंस कितना इसमें और उसमें, यहां ग्राम और यहां पर ml, बस इतना याद रखियो, मोलल ग्राम, मोलर ml। 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती, परिभाषा पूरी वही है, फॉर्मूला पूरा वही आएगा कि डेल्टा TB बराबर, डेल्टा TB बराबर KB इंटू M। M क्या था, मोललता। अब अगर हम बात करें इस M के स्थान पर इसकी वैल्यू रखने की, तो क्या फॉर्मूला बन के आ जाए, KB इंटू मोललता के लिए स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन M विलय का अणु भार, और यहाँ पर बड़ा W विलायक का भार। अगर M इधर लेके जाते तो फॉर्मूला क्या बनेगा, जो M के साथ है वो बट्टे में जाएंगे। M के साथ कौन कौन आएगा, डेल्टा TB और बड़ा W। तो डेल्टा TB इंटू कैपिटल W, और ऊपर क्या क्या बचा अभी, ऊपर बचा 1000 इंटू KB मोलर उन्नयन स्थिरांक इंटू स्मॉल W। ये दोनों के अलग अलग। क्वेश्चन ने क्या बोला था, क्वेश्चन ने कहा था इन दोनों स्थिरांकों का प्रयोग करते हुए विलय के आणविक द्रव्यमान ज्ञात। आणविक द्रव्यमान क्या होता, M, और वहां पर आणविक द्रव्यमान क्या होगा, M। तो ये थे सभी चैप्टर नंबर 1 के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इन्हीं क्वेश्चन को 8 क्वेश्चन कराएं, इन्हीं क्वेश्चन को तैयार करो। इनमें से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर, और इन पर आधारित न्यूमेरिकल अगली क्लास में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।